आज तक निमिया टाड़ में जो नदी है वो पानी में बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी तक वहाँ पुल क्यों नहीं बना। एक एक प्रमाण दिया जाएगा कि विधायक कितना भ्रष्ट है। घोडुब्बा बांध का इंजीनियर फॉल्स भेज करके जैसा तक घोडुब्बा बांध में काम लगाने का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा ऐसा जैसा विधायक वास्तव में जैसा समस्या। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी 243 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों का मन टटोल रही है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के मन में क्या चल रहा है। 2020 में जब उन्होंने वोट किया था तो क्या सोचकर किया था, और 2025 में जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यह चौपाल जनता और उनके प्रतिनिधियों के लिए लगाया गया है ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल कर सके। बता दें कि इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो राकेश मसाले हैं, जो अपने मसालों की खुशबू बिहार के साथ ही पूरे देश में फैला रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो है वास्तु विहार, जो कि देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वह बिहार, झारखंड, लखनऊ, नेपाल सहित देश और विदेश में कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वो अपने क्वालिटी मटेरियल्स और टाइम से अपने बातों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के जो मीडिया पार्टनर हैं वो डेली हंट हैं। अब मैं आप लोगों का वक्त ना लेते हुए सीधे अपने आपके जनप्रतिनिधियों के पास चलूँगा। यह सीट फिलहाल एनडीए के खाते में है और ज्योति देवी जो यहाँ से विधायक हैं वो 2020 में यहाँ से जीत दर्ज की थी। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास चलूँगा। सर, आप सभी के पास 2-2 मिनट का वक्त होगा। आप लोग को उपलब्धियां और नाकामियों पे बात नहीं करना है, फिलहाल आप लोगों को बात करना है कि आपकी रणनीति क्या है। सिर्फ 2-2 मिनट होगा आप लोगों के पास। और सबसे पहले मैं महेंद्र जी आप ही के पास आता हूं, क्योंकि पार्टी अब 20 साल से आप ही की सत्ता में, भले बीजेपी कुछ समय के लिए अलग हो जाती है लेकिन 20 साल से आप ही सत्ता में हैं, तो क्या तैयारी है इस बार। बैठ के सर, कैमरे की तरफ देखते रहिएगा बस। आप हमें यहाँ बुलाए, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा 20 साल से सरकार चल रही है, इनका योजना, विकास, शिक्षा, रोड, बिजली, बच्चों का विकास कैसे हो, इस पर ही सोच विचार करके आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। हमारा रणनीति होगा जो हमने 20 वर्षों में जो काम किया उसको उपलब्धि के बारे में जाकर के बताएंगे। और हमारा जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र में कुछ कार्य बाकी रह गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। हमारे यहाँ बिजली में 5-7 को सब ग्रिड स्टेशन बनाया गया, हमारे यहाँ पावर ग्रिड का बड़ा स्टेशन बनाया गया, और जो कार्य हो रहा है मैं उसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल सर, विकास के मुद्दे को लेके आप चुनाव में जाएंगे। मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, क्या तैयारी है? 2 महीने चुनाव रह गए हैं आपके। जी, सबसे पहले आपको चैनल को नमस्कार। देखिए, हम लोग का तैयारी यही है कि हम लोग पूरा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और हम लोग का तैयारी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बहुत कुछ करने को लिए मिलेगा। और अभी बहुत समस्या है और हम लोग तो यही देख रहे हैं कि कहीं रास्ता का ही दिक्कत है और कहीं पढ़ाई शिक्षा का भी दिक्कत है, यही सब तो चल रहा है। बिल्कुल सर, आप सरकार की नाकामियों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। बहुत आपने सरल शब्दों में और आसानी से सवाल को अपनी रणनीतियों के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रामविलास जी के पास चलता हूँ। रामविलास जी, क्या तैयारी है? 2 महीने में चुनाव है। जब आज जनता के बीच में घूम रहे थे तो लोगों का कहना है कि विधायक जी तो मिलते ही नहीं हैं, दिखते ही नहीं हैं। ये सवाल नहीं है कि विधायक जी नहीं दिखती हैं। विधायक जी सभी जगह जाते रहती हैं और हमेशा क्षेत्र में ही रहती हैं। अब रहा कि भाई चुनाव आने वाला है तो विधायक प्रतिनिधि के नाते मैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं माननीय विधायक का, जो 12 चट्टी के विधानसभा के विकास के लिए उन्होंने की हैं और यही जो कार्य किए हैं उसी को लेकर के जनता के पास जाएंगे
और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे विधायिका हैं वो सत्तारूढ़ दल के साथ गठबंधन है, इसलिए जो भी सरकार का कार्य है वो बहुत ही सराहनीय चल रहा है। सरकार की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो। तो इन सारी उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अजय जी के पास चलता हूँ। सर 2 महीने में चुनाव है। मैं सर्वप्रथम प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के सभी टीम को बधाई और स्वागत करता हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन मूल बिंदुओं के साथ, मूल मंत्रों के साथ, न्याय के साथ विकास, यही एनडीए सरकार का मूल मंत्र है और इसी को लेकर के हम जनता के बीच जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय जी। हरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या तैयारियां हैं? 2 महीने में रणनीतियों पे बात करेंगे सर। सबसे पहले मैं प्रभात खबर और उनके टीम के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। इस संबंध में आपके जो सवाल हैं उसके उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो रणनीति होगी, 20 सालों से एनडीए की सरकार है, उनकी नाकामियों को मैं जनता के सामने में रखूंगी। सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पलायन को रोकेंगे, लेकिन 1% भी पलायन पर काबू नहीं पाया जा सका। सड़कें बनाने की वादा हुई थी, एक एक गांव को सड़कों से जोड़ देने की बात थी। जहां कहीं भी सड़क के पास होती है, वन विभाग उसमें अड़चन लगा देता है। स्थानीय मुद्दों पे मैंने पहले ही बोला था, स्थानीय मुद्दों की रणनीति बात करिए। SIR के लिए हम पटना में लगा रहे हैं, आप फिलहाल स्थानीय रणनीति बात तो स्थानीय तो मैं तो बताया कि रोजगार की कमी है, सड़कों की कमी है। यहाँ पर जो है टेक्निकल, अभी विनोद जी ने बताया कि यहाँ पर कोई हुनर वाला कोई कॉलेज संस्थान नहीं है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा पढ़ करके लोग रोजगार पा सकें। इन सब की जरूरत है, ऐसे संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए। विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपनी बातों को रखा। अब ये मंच जो है आप लोगों के हवाले है, इसे कैसा चलाना है आप लोग जाने। हम सिर्फ बीच में कम्युनिकेटर का काम करेंगे। आप लोग को सवालों का जवाब चाहिए तो आराम से सवाल पूछिएगा। हमारी को होस्ट प्रेरणा आप लोगों के पास जाएंगी, आप मत हिलिएगा, कैमरा आपके पास खुद जाएगा। प्रेरणा, सवाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। सवाल किनका है? सबसे पहला, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ KD यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष बाराचट्टी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और ख़ासकर बाराचट्टी के विधायक प्रतिनिधि रामविलास जी से पूछना चाहता हूं और सरकार के प्रतिनिधि महेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बाराचट्टी के टीलेटाड़ गांव जो है ये बिहार से के अंदर है या बिहार से बाहर है? अभी तक वहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अभी तक वहाँ लोग जो है से पढ़ने के लिए 8 किलोमीटर नीचे उतर के आते हैं और आज तक सरकार वहाँ का व्यवस्था नहीं किया है। मैं जवाब चाहता हूँ कि आज तक वो विद्यालय वहाँ क्यों नहीं बना? ठीक है, बिल्कुल सर, हम इस सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक निमिया टाड़ में जो नदी है वो पानी में बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी तक वहाँ पुल क्यों नहीं बना? मैं पूछना चाहता हूं कि मनसाडी गांव का जो रोड अभी तक नहीं बना है, ये विधायक प्रतिनिधि जवाब दें कि क्यों नहीं बना? कि राजागंज का रोड जो है GT रोड से राजागंज तक रोड क्यों नहीं बना है? मैं पूछना चाहता हूं कि धनावा नदी में पुल क्यों नहीं बना है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये बाराचट्टी विधानसभा के अंदर में आज तक महिला कॉलेज का निर्माण ये सरकार क्यों नहीं किया? जो तमाम महिलाएं पढ़ने के लिए, तमाम बच्चियां गया शहर जाती है, ये निर्माण 20 वर्ष में जब ये विकसित बिहार बन रहा है, तो क्या विकसित बिहार से ये बाराचट्टी विधानसभा अलग है? ये मैं जवाब चाहना बिल्कुल KD जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए और लगभग सभी लोगों से पूछता हूँ। मैं बारी बारी सवालों को जवाब लेता हूँ। महेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही से जवाब लूंगा क्योंकि 20 साल से सत्ता में आप हैं और खास करके शिक्षा मंत्रालय आप ही के पास है और बिहार का सबसे बड़ा जो बजट होता है वो शिक्षा पे ही खर्च होता है। उसके बावजूद यहाँ पे डिग्री कॉलेज और महिलाओं के लिए और स्कूल क्यों नहीं बन पाया? जवाब दीजिए सर। हमारे यहाँ महिला कॉलेज की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। इसका प्रस्ताव सरकार के पास माननीय विधायिका जी के द्वारा भेजा गया है। चूँकि हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का
कहना है कि हर एक विधानसभा स्तर पर एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ प्राइवेट डिग्री कॉलेज अभी चल रहा है, लेकिन महिला डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। रही बात तिलेटार का, तो तिलेटार जो विद्यालय है नक्सली के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जिसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ। और इसके बारे में बीओ से पूछ करके मैं इसका जवाब दूंगा, चूंकि हमें जानकारी नहीं था कि तिलेटार में विद्यालय चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन सोंधी जमजोरिया कहीं पर है जिसका बिल्डिंग ध्वस्त हो गया है, जिसके चलते भी वहाँ विद्यालय नहीं चल रहा। और कुछ क्षेत्र का जो विकास का बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे शिक्षा का सवाल था, वो मैंने बीच में आप उसका जवाब दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि अब इसका जवाब रामविलास जी दीजिए कि इतने सर ने जो बोला कि पुल पुलिया सड़क नहीं बना, जबकि आप कहते हैं कि बहुत बन गया। जवाब दीजिए, क्यों नहीं बना अब तक? उनका जो सवाल है, चूँकि वो विपक्ष में है, तो सर मैं एक बात बता दूं, वो विपक्ष में होंगे, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, तो बतौर नागरिक वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सारी समस्याएं एक बार नहीं संभव है, क्रमशः होते जा रहा है। पुल पुलिया भी इस 5 वर्षों में लाड़ू कोसला पुल समेत लगभग 11 पुलिया का निर्माण हुआ है। और जो हमारे राजद के प्रखंड अध्यक्ष उठाए हैं मुद्दा, वो जनहित का मुद्दा है, नहीं है से बात नहीं है। और जिस पुलिया की बात कर रहे हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में गया है, मुख्यमंत्री जी को भी भेजा गया है। कुछ उसमें से स्वीकृत होकर के आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। रही बात तिल्लेटाड़ विद्यालय की, तो उसके लिए भी जैसे हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लिखे हैं, विधायक महोदया भी लिखे हैं, विधानसभा में भी आवाज़ उठाया गया है। अब जब भी यूनिट का निर्माण होगा तो संभवतः तिलेटाड़ में होगा। और हम लोग तो यहाँ तक मांग किए थे डीएम साहब से कि भाई तब तक अतिरिक्त कुछ शिक्षक को वहाँ पुनर्स्थापित कर दिया जाए, पदस्थापना दे दिया जाए, ताकि बच्चों को शिक्षा हो सके। तो इस दिशा में हमारे विधायक भी प्रयासरत हैं। अब है कि कुछ काम तुरंत हो जाता है, कुछ काम में देर होता है, तो इसी ढंग से कार्य हो रहे हैं। जहाँ तक सड़क की बात है, तो बहुत बड़े पैमाने पर इस पिछले 5 वर्षों में सड़कों का निर्माण किया गया है। जो टोला संपर्क पथ है वो लगभग जैसे 65-70 किलोमीटर भर नए सड़कों का निर्माण विधानसभा में हुआ है। और जो रिपेयरिंग का है, एमआर पथ जिसको कहते हैं, वो लगभग 300 किलोमीटर का कार्य हुआ है पिछले 5 वर्षों में। तो बड़े पैमाने पर काम हुआ है। अब है कि सारी समस्याएं इस 5 साल में हो जाए। और कुछ समस्याएं तो ऐसे हैं जिनको आज हमारे केडी जी उठा रहे हैं, उसको पिछले 5 साल में खुद हल कर सकते थे, जो नहीं कर पाए। चूँकि जिस रोड की बात कर रहे हैं कि जीटी रोड से रजागंज जो रोड है वो क्यों नहीं बना, तो वहाँ आज तक नहीं बना है। हालांकि हमारे विधायिका महोदय उसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए और मंत्री का जवाब आया कि वो प्राथमिकता में आ गया है, जल्द ही उस पर कार्य होगा। और एक चीज़ और हम कह देना चाहते हैं कि जो टोला अवशेष पथ है वो 12 चट्टी का लिस्ट इधर का नहीं आया है, संभवतः। चलिए सर, जवाब छोटा रखिए, जवाब छोटा रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा, अगला सवाल ले लीजिए। हाँ, जाइए पीछे जाइए, ले लीजिए, सवाल लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील दास। मेरा सवाल यही है कि एक शर्मा बाजार के बगल में कन्या उच्च विद्यालय था, जो वहाँ के बच्चे का तो भविष्य खत्म हो ही गया, वहाँ के बाजार के भी आदमी के खत्म में जीवन है। लगता है कि बस सांस चल रहा है और शर्मा रोड खत्म है। वो रोड वैसे जब नदी में बाढ़ आ जाते हैं तो सोचने पड़ता है कि आखिर शर्मा का आदमी किस तरह से 12 चट्टी ब्लॉक जाए। ठीक है, समझ गए सर? बिल्कुल समझ गया। दूसरा कि 12 चट्टी के अंचलाधिकारी खास करके चाहे तो वो पागल हैं या तो अनपढ़ हैं, कि खाता नंबर के प्लॉट नंबर और प्लॉट नंबर के खाता नंबर, जिसका ज़मीन है उसका नाम है ख़त्म। यही मैं कहता हूँ, बहुत प्रश्न है यहाँ। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल काफ़ी अहम है। सर, मैं इसका चाहता हूँ कि अजय जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में
भागलपुर से लेके भभुआ तक, गोपालगंज से लेके गया तक एक सवाल उठ रहा है, अफसर मनमानी कर रहे हैं, किसी की ज़मीन किसी के नाम पे चढ़ा दे रहे हैं और सरकार के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे बट्टा लगा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक कन्या विद्यालय का सवाल है, हमें याद है कि वहाँ पे सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल हुए थे, तो वहाँ पे 2 कमरा का निर्माण कराया गया था और बीच बीच में भी हम लोग जाते रहते हैं, पौधारोपण और कई काम किए हैं वहाँ पर। अभी थोड़ा देर पहले एक सवाल आया था शिक्षा के क्षेत्र में, तो बिहार में शिक्षा में क्रांति आया है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे कि जहाँ शिक्षक नहीं थे वहाँ शिक्षकों की बहाली की गई, जहाँ प्राथमिक विद्यालय था उसको उत्क्रमित करके मिडिल स्कूल बनाया गया, मिडिल स्कूल कुछ हाई स्कूल बनाया गया। आज सभी कई स्कूलों में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, कई स्कूलों में पार्क बनाया जा रहा है, साइकिल शेड बनाया गया है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। दुर्भाग्य से वहाँ जो कन्या विद्यालय है उसको काम करने की ज़रूरत है, वो बंद की अवस्था में आ गया है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे। और सड़क की बात है, शर्मा जाने वाला जो सड़क है इसको कई मंच से उठाया गया था, हम लोग भी उठाए और जा कर के इसमें काम भी शुरू हुआ और काम हुआ भी है। आप जा कर के अभी देख सकते हैं कि जो जहाँ पर से मुख्य सड़क है वहाँ पे काम भी हुआ, लेकिन बाद में वहाँ के आम आदमी और जनता के द्वारा ये बात कहा गया कि उसमें नाली भी बनना चाहिए उसके साथ साथ और रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। और चूँकि उस सड़क में भारी वाहन का आवागमन होता है, तो जो सड़क बन रहा है उसमें भारी वाहन चलाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में उसका फिर से जो एस्टिमेट का रिवाइज हो रहा है, रिविजिंग में चला गया है और जैसे ही रिविजिंग हो जाएगा वो काम हो जाएगा। तो देखिए, आपने सवालों को घुमाया, लेकिन मैं सवाल पकड़ के रखता हूँ। सवाल था कि अफसर बेलगाम है, किसी का भ्रष्टाचार का बावलबाला है पूरा, और ये भागलपुर से लेकर भभुआ तक है। सर, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, खैर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट दोनों भाजपा के पास है। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि अफसर बेलगाम है, आप देखे होंगे कि जब से एनडीए की सरकार है हजारों हजार की संख्या में पदाधिकारी जेल गए हैं। और आप जिस बाराचट्टी के धरती पर आए हैं, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए और जेल गए। कभी ऐसा नहीं होता था, घूस पहले से लिया जाता था, कोई आज नया नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ पदाधिकारी ले रहे हैं, अगर जैसे ही आवेदन आएगा, जैसे ही उसका शिकायत किया जाएगा तो उनको भी जेल का हवा खाना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। जो भी पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं, अगर सीओ कर रहे हैं, बीडीओ कर रहे हैं, जो भी पदाधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा का सवाल लीजिए आप। मेरा सवाल है कि यहाँ का विधायक वास्तव में भ्रष्टाचार का संरक्षक है और यह भ्रष्टाचारियों का जो मदद कर रहा है, वास्तव में जो सही बात रखता है वैसे लोग पर केस करवाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप धामना एनडीए का बूथ है, 100% वोट देता है, लेकिन वहाँ विकास का काम जो है आज तक नहीं हुआ है। और विधायक जो है सब वास्तव में कमीशन लेकर के जैसे चापाकल 10,000 रुपया में चापाकल जैसे बेचता है। धामना का थोड़ा सा बोला दीजिए मुझे। आपका सवाल हम समझ गए। सवाल जवाब दीजिए। और मैं इस सवाल पे का जवाब लेने से पहले राजद के प्रतिनिधियों के पास भी जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है राजद से ही होता रहा है। विनोद जी, लोगों की समस्याएं हैं, चलिए सत्ता पक्ष नहीं सुना, आप तो सुन सकते थे। जी, सत्ता पक्ष तो है, हम तो ये भी जो सवाल हुआ है ये चापाकल और ये सब 10,000 रुपये लेकर, ये सही बात है, ये हम लोग ने भी देखे हैं और जान रहे हैं। ये सही बात है कि 10,000 रुपये लो और चापाकल लो, तो ये तो बात सही है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल हैं, कोई बात नहीं। हरेन जी, आप भी कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। ये बात आई है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है और ऑफिसर से कर्मचारी तक बेलगाम है, किसी की सुनने की तैयारी उनकी नहीं है। और वो यहाँ तक कहते थे कि जाओ किनके पास जाओगे। कैमरे की तरफ देखते रहिए सर, मेरी तरफ मत देखिए, तो मैं बोलता। ऐसा है। और सरकार तो ये सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। जब राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, अब घोषणा पत्र जारी करने के बाद जो है से सरकार
सकते में आती है और उसका नकल करने पर उतारू होती है। और हमारी जो घोषणाएं थी कि हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त करेंगे, हम जो वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है उसको 400 से बढ़ाकर हम 1500 करेंगे, तो उसकी तो नकल की गई। जब राजद का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया तो सरकार दबाव में आकर के उन कुछ मुद्दों को, कुछ योजनाओं को उसने बांटने का प्रयास किया। जो हमारे नेता ने कहा कि हम 1500 देंगे तो उसको उन्होंने 1100 किया। 200 यूनिट बिजली की बात थी तो उसमें 125 यूनिट की बिजली ही उन्होंने किया। इसी तरह से अभी तो कई तरह की उनकी घोषणा हो रही है, घोषणा किए जा रहे हैं, ये तो घोषणाओं की सरकार जी। मैं सवाल कुछ था और जवाब आपने कुछ और दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इस टाइम विपक्ष से ज़्यादा एनडीए के एक सहयोगी हैं जो विपक्ष से ज़्यादा विपक्ष का काम कर देते हैं, लोजपा से हैं। चिराग जी अक्सर आपके सरकार पे ही सवाल उठाते, अपनी सरकार पे सवाल उठा देते हैं और यहाँ पे भी सवाल उठाए भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। ठीक है। आप भ्रष्टाचार से के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का ग्राउंड जीरो है, भ्रष्टाचार है, परंतु इस सरकार ने जो प्रयास किया है उसमें हमारे लोग, क्योंकि ग्राउंड लेवल से अगर शिकायत जाए और उस शिकायत को नहीं सुना जाए तब उसको कहता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है या भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो शुरू से ही रहा है, भ्रष्ट लोग तो रहे ही हैं। तो क्या मतलब सरकार का डर नहीं है अफसरों में कि गरीब पीड़ित को पैसा ले ले? अफसरों में तो सरकार का इतना भय व्याप्ता है कि जिसकी व्याख्या करने योग्य नहीं है, जो वर्णात्मक नहीं है। चलिए सर। परंतु लॉ एंड ऑर्डर को एक्टिव कर देना और लॉ एंड ऑर्डर को मनमाने रूप से ये करना, समझ गया सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और ब्राइब दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एनडीए के सहयोगी यहाँ पे खुल के नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। रामविलास जी, नहीं, मैं कोई मजबूर नहीं सवाल था आम जनता का कि उन विधायक जी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सर माइक सामने रखा हुआ है। अरे आपका टेबल वो है। चलिए। रविशंकर जी का एक आरोप है कि चापाकल में 10,000 लिया जाता है, लेकिन रविशंकर जी प्रमाण नहीं दे सकते हैं। बैठिए ना, आप बैठिए ना। एक एक प्रमाण दिया जाएगा कि विधायक कितना भ्रष्ट है। घोडुब्बा बांध का इंजीनियर फॉल्स भेज करके जैसा तक घोडुब्बा बांध में काम लगाने का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा जैसा विधायक वास्तव में जैसा समस्या आज जो चोरदहा जो महादलित बहुल गाँव है वहाँ पुल क्यों नहीं बना, रोड क्यों नहीं बना? आपका सवाल भ्रष्टाचार को लेकर, पुल सड़क के लिए और भी लोग बैठे हैं। सर जवाब दीजिए रामविलास जी। हाँ, उनका थोड़ा आक्रोश है। हम जानना चाहते हैं कि जब विधायिका महोदया 5 दल का ये एनडीए गठबंधन है और सारे अध्यक्ष से लिस्ट लेते हैं और उसी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर चापाकल में 10,000 लेने की बात कहाँ से उठता है? यदि सारा डीलिंग वही करते हैं तब तो कहा जा सकता था, लेकिन पिछले बार भी जो चापाकल हुआ देखिए सामने इनका चापाकल ही बता दें कि हम कितना दिए। ये भी बीजेपी के हैं और वो भी बीजेपी। हाँ, कुछ बातें हैं रविशंकर जी, व्यक्तिगत झगड़ा को यहाँ नहीं, व्यक्तिगत झगड़ा को व्यक्तिगत मंच होता है। आपका व्यक्ति विशेष से वहाँ झगड़ा है, इसलिए उस झगड़ा को यहाँ ला करके और इस इतना बढ़िया लोकतंत्र के बहस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये गलत है। आप जो हैं, आप कितना तत्पर हैं ये पता है। आपके पंचायत से है जहां आप उठाए मुद्दा कि वहां पुलिया नहीं बना है, आपने लिस्ट देखा है? कभी लिस्ट आपने दिया है
आपको नहीं पता है जाकर के ये व्यक्तिगत टिप्पणी का मंच नहीं है, ये सार्वजनिक मंच है। तो देखिए दो तरफ से सवाल चुप कीजिए उनको। हाँ आप जो जवाब दे रहे हैं वो देने दीजिए। तो सभी पंचायत अध्यक्ष हो गया। रामविलास जी आपने जवाब दे दिया सर। क्या नाम हुआ आपका और किन से सवाल? मेरा सुखदेव यादव नाम हुआ, इसी क्षेत्र रहना वाला हूँ, देवनिया पंचायत में रहा है। मैं सबसे पहली मुद्दा इस बात करता हूँ, जो सरकार के रीजन है भी, और इन लोग जवाब भी देंगे। मेरा देवनिया पंचायत में करीब 2 साल से लगभग इतना जर्जर पुल टूट गई थी, हम लोग वर्तमान विधायिका जी को बुलाने के काम किया, आज तक देखने से इनकार गए। इन साल बारिश में इतना क्षतिग्रस्त हो गई देवनिया में, जाकर देखा जाए, अभी लोग जाकर देखे। जो कल के डेट में रिपेयरिंग हुआ, जो पुराना मेरा पूर्व विधायिका समता देवी आई लिख के दी जिला में, तो रिपेयरिंग हो रहा है। और रिपेयरिंग रोड में वो फिर डेरिवेशन बना है आने जाने के लिए, और कम से कम 10,000 की संख्या आने जाने के लिए दिक्कत है, और आज तक विधायक आई नहीं देखने के लिए। ठीक है रामविलास जी जवाब दीजिए। भाई विधायक पुल जर्जर हो गया, विधायक उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। पुल टूटा, विधायिका जी वहाँ स्थल पर गए। आप एक मिनट, वहाँ स्थल पर गए और स्थल पर जा करके अमित जी प्रेस रिपोर्टर हैं और सुजीत कुमार वो प्रेस रिपोर्टर हैं, दोनों की उपस्थिति में वे गए, पूरा निरीक्षण किए, वहीं से डीएम साहब से बात किए और डीएम साहब से कहें कि यहाँ जो है से जितना जल्द से जल्द हो सके इसको मरम्मती किया जाए। और एक चीज़ की बेरी से जो दिवनिया तक का रोड है वो एमआर में पास है, वहाँ पुलिया भी पास है, जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी के अभाव में ऐसा बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। सवाल क्या नाम है आपका और किन से सवाल है? मेरा नाम है अनिल दास। सरकार से सवाल है, जो हमारी बिहार सरकार है, भारत सरकार है, उनसे। सबसे पहली बात, जब चुनाव का समय आया था तो हमारे विधायक प्रत्याशी कहिए या फिर सांसद प्रत्याशी हम लोग के धनगाई क्षेत्र में गए थे, तो हम लोग वहाँ के ग्रामीण बोले थे कि हमारा एक भूमिका मत बताइए, सवाल पूछिए। भूमिका मत बांधिए, सवाल पूछिए। ठीक है, सवाल यही था ना कि घोड़डुब्बा बांध है जिससे लाखों एकड़ जमीन पटेगा, और उस समय बोले थे कि जो है कि बांध का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आज तक बांध नहीं बना है। और वहाँ का जनता जो है से श्रमदान करके काम किया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरा सवाल है कि पतलुका पंचायत का एक खोरिया गांव है, खोरिया गांव में वहाँ एक 20 एकड़ महादलितों का ज़मीन है। वहाँ जो है से 2 वर्ष पहले बांध के पानी आने से, नदी के पानी आने से ज़मीन में रास्ता करके बह गया। उसके लेकर के वहाँ का महादलित किसान जो है से बहुतों जगह दौड़ा, लेकिन आज तक ना तो कोई नहीं सवाल लेंगे ना, अभी सवाल। मैं अजय जी आपके पास चलता हूँ कि जल संसाधन मंत्रालय आप ही के पास है सर। जवाब दीजिए सवाल का। पुल नहीं बना, सड़क बह गई। वो घुर्निया बांध है पतलुका पंचायत के अंतर्गत, और ये सही बात है कि उसको श्रमदान से वहाँ के जो आम लोग हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें हम भी साथ थे, और घोड़डुबा घुर्निया दोनों, उसमें हम लोग 7 दिन वहाँ रह करके वहाँ खिचड़ी पका करके, और जब पैन चालू हुआ था तो हम लोग घर आए थे। और घोड़डुबा बांध बहुत अच्छी योजना है, बड़ा योजना है, और उसकी बात चल रहा है। पिछले बार जब माननीय सांसद गए थे तो हम लोग रखे थे कि 2 पहाड़ को जोड़ करके यहाँ बड़ा जल संचय का भी काम हो सकता है और पटवन का काम हो सकता है। उनको प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव पर उनका आश्वासन मिला है, आगे काम होगा और फिर उस बात को बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल लीजिए प्रेरणा, ये आप वहीं पे ले। ये सवाल इनको नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, सवाल लीजिए। किसका सवाल है? उधर। अच्छा ठीक है, उधर सवाल दे दीजिए। बैठ, 1 मिनट आ रहे हैं बस। मैं हारून रशीद खां। हमारा सवाल है सरकार से कि जितना स्कूल यहाँ चल रहा, लड़के से ज़्यादा टीचर ज़रूर हैं, लेकिन पढ़ाई पे और उनको खाना, जो पोषक खाना मिलता, सही तरीके का नहीं मिलता है। या हम बिल्डिंग का काम करते हैं, हम देखते हैं इस चीज़ को। चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा महेंद्र जी। टीचर तो हो गए, बिल्डिंग होगी, लेकिन ना क्वालिटी एजुकेशन है ना क्वालिटी फूड है। उनका जो सवाल है कि विद्यालय में शिक्षक हैं, खाना कैसे बनता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार के निर्देशानुसार कि आपको विद्यालय सौंप दिया गया है। आपके यहाँ शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति का देन है जो वहाँ भ्रष्टाचार को फैलाए करते हैं, और वो लोग उसी गांव को होते हैं। ये सरकार का काम है देना, देखना।
ऐसा बात नहीं है, हमारे सरकार का काम है देना भी देखना भी है। हम लोग चावल देते हैं, दाल देते हैं, शिक्षक देते हैं, बच्चों का पोशाक देते हैं, खाना के लिए अनाज देते हैं, लेकिन ये सब बंधन जो बना दिया गया है सरकार की ओर से कहा गया है कि आपका एक शिक्षा समिति है जो देख रेख में आप खाना खिलाइए, बच्चा पढ़ता है कि नहीं, बच्चे का गार्जियन कहाँ रहता है, बच्चा लोग को क्यों नहीं भेजते हैं, यह सब उस शिक्षा समिति का। चलिए बहुत धन्यवाद सर, लेकिन आपने बहुत गोलमोल जवाब दिया। मैं बांका में था और मेरे सामने मिड डे मील वाला आता है और उसमें खाना निकालता है, खाने से बदबू आ रही थी, तो बतौर रिपोर्टर मैं वहाँ पे मौजूद था, तो टीचरों ने मुझे ब्राइब ऑफर किया था, मुझे ऑफर किया था उस टाइम, लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर विनोद जी और हरिन जी दोनों लोग जवाब दीजिए सर, कि चलिए ये तो सत्ता पक्ष में है, बचाव करेंगे ही, आप लोगों ने इन मुद्दों को कहाँ कहाँ उठाया? सबसे पहले हरिन जी आप ही जवाब दे दीजिए इसका। इस तरह के मुद्दे हर समय हम लोग गांव-गांव घूमते करके हम लोगों ने पदयात्रा किया है। करीब मोहनपुर और बाराचट्टी के 150 गाँव में हम लोग घूम करके इन बातों को बताया है पिछले साल भर पहले से, और सरकार के हर कमियों को हमने दर्शाया है, लोगों को जागरूक किया है इस संबंध में। अभी हमारे गांव में मैं एक गांव है मनफर, वह गांव ऐतिहासिक गांव है, मेरा गांव मनफर बिहार का पहला ग्रामदानी गांव है मनफर। वहां पर एक हरिजन आवासीय विद्यालय जिसका नाम अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय है, मैं उसी विद्यालय का प्रथम छात्र रहा हूँ। लेकिन वहाँ हम लोगों ने ज़मीन दिया, 8 एकड़ ज़मीन दी है, और जो 22 जातियाँ हैं अनुसूचित जाति में, उसमें धोबी, रविदास, पासवान, मांझी और चौधरी, इनको मात्र वहाँ पर सारा कुछ मिलता है, और बाकी भोक्ता लोग जो जिन्होंने ज़मीन दिया उनको वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं है। हम लोग इसका मांग करते हैं कि हम लोगों ने ज़मीन दिया है, स्कूल को बसाया है, और ग्रामदान के लिए मैंने पूरा गांव को दान दे दिया, इसके लिए सरकार ने वहाँ स्कूल खोला, लेकिन हमारे वहाँ कोई प्राथमिकता नहीं है। इससे मैं सरकार से सवाल करता हूँ कि मैंने ज़मीन दिया, अपना पूरा गाँव दे दिया, तो हमें वहाँ पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? बिल्कुल धन्यवाद सर। आपसे पूछता हूँ हरिराम, तो आप बोलते हैं राम राम। विनोद जी आप जनप्रतिनिधि भी हैं सर, आपके अंडर में स्कूल भी आते हैं जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए ऐसा है, जो सवाल आया है कि सही तरह से न शिक्षा है न खाना है बच्चों का, शिक्षा है न खाना है, तो सही बात है। ये हमारी सरकार का जो निगरानी समिति बनता है वो दायित्व होता है सरकार का, उस पर भी निगरानी रखा जाए। अगर समिति ठीक रहेगी तो सही ढंग से पढ़ाई भी होगा और खाना भी होगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर। सुबोध जी, खाद्य मंत्रालय आप ही के पास है और बिहार में आपके एनडीए के सहयोगी हैं, माफ़ करिए यहाँ पे सुबोध लिखा हुआ है, ठीक है। शैलेश जी, खाद्य मंत्रालय भी केंद्र में आपके पास है और आप ही की गृह राज्य में ऐसा खाना मिल रहा है बच्चों को। देखिए, आलोचना करना, शिकायत करना, ये तो परंपरागत है। किन्हीं की आलोचना कर दिया जाए, किन्हीं को शिकायत कर दिया जाए। क्या मिड डे मील का राशन जो है वो मुहैया सरकार करती है, तो वहाँ के लोग उसको देखते नहीं हैं, उस पर निगरानी वहाँ के लोग नहीं रखेंगे, वहाँ की समिति नहीं रखेगी। जो लोग आज मंच पे अपना ये तथ्य को दे रहे हैं, क्या इसके लिए उन्हें अवरुद्ध है क्या कि वो कलेक्टर महोदय का इसका शिकायत नहीं करें, बीडीओ साहब को इसका शिकायत नहीं करें, एसडीएम साहब को, बीईओ साहब को, बीईओ साहब को शिकायत नहीं, डीईओ साहब को शिकायत नहीं करें? अरे तो श्रेणी है, श्रेणी में जहाँ तक अगर आप क्या शिकायत का कोई प्रमाण है कि मैंने आम आदमी के पास इतना वक्त है कि वो अधिकारियों के पास जाए। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो इस मंच पे तो सरकारी स्कूल में आम आदमी के बच्चे ही पढ़ते हैं, किसी नेता मंत्री के बेटे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूल में। उन्हें अगर रोक है कि वो कलेक्टर महोदय के पास सत्ता पक्ष ही जा सकता है, विपक्ष में बैठे लोग नहीं जा सकते हैं, अगर इस तरह का व्यवस्था है हमारे भारतवर्ष में, तब ये बोलने का अधिकार रखते हैं कि जनप्रतिनिधि, एक सामाजिक व्यक्ति हरेंद्र सिंह भोक्ता जी हमारे यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, नेतृत्व है उनकी, अगर उनका अधिकार छीना गया है तो क्या आज के दिनांक में ही छीना गया कि वहाँ पे आपको जब आप जमीन दिया था तब वहाँ आपका अधिकार था, आप पहला देखिए आप डिटेल हो रहे हैं और आज के अधिकार आपका छीन लिया गया, तो क्यों छीना गया? इसके लिए आपने क्या लेखनी में दिया है और रिटेन आप कहाँ तक लिखे? क्या एक आवेदन कलेक्टर महोदय को नहीं दिया जा सकता है इसके विरुद्ध?
क्या इसके विरुद्ध एक श्रीमान अनुमंडल अधिकारी को कितना दौरा कर रही है आपकी जिम्मेवारी उनकी है, विधायक आपकी जिम्मेवारी। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हेलो, हाँ, मैं सलील जी को कहना चाहता हूँ कि आज से साल भर पहले हम लोग को आरक्षण और सामान्य तौर पर एडमिशन हमारे बाल बच्चों को हो रहा था, लेकिन इधर इस वर्ष से नियम में बदलाव हुआ है और हम लोग उससे वंचित रह रहे हैं। और वहाँ के हेडमास्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है कि इस गांव के लिए कोई आरक्षण है। हमने 8 एकड़ जमीन और पूरे गांव को जब दे दिया और उसके आधार पर विद्यालय थोड़ा स्पष्ट क्यों नहीं अधिकार है? कहना क्या चाह रहे हैं हरेंद्र जी, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जैसे आपने जमीन दिया जी, पहले से आपका, चूंकि आप भोक्ता जाति जहाँ अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में आते हैं बिहार में, हाँ, तो वो अनुसूचित जाति का विद्यालय है, तो फिर आपके बच्चे को एडमिशन में क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है। जैसे अभी 50 बच्चे का यदि एडमिशन होना है तो उसमें सबसे पहले मांझी समाज का होगा, दूसरे जाति का होगा, भोक्ता को सबसे पीछे होगा। उसमें आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद नहीं है, आप सारे लोग हैं, जब अनुसूचित जाति का विद्यालय है तो उसमें फिर अलग से तो कोई आरक्षण नहीं है कि पहले मांझी जाति का होगा, फिर उसका या तो एंट्रेंस होगा या तो जो पहले से जिसका नंबर जाते होगा। सुनिए, जिन जातियों की साक्षरता 20% से कम है उनका एडमिशन पहले होना चाहिए। देखिए, ये आपस में लड़ने का मंच नहीं है। नहीं, सिस्टम का बात है, नियम की बात हो रही है, लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए सर, ये सब वो मंच नहीं है कि आप ऐसी बात अनुसूचित नहीं, ठीक है, ये अभी मैं इस डिबेट में कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये जानकारी की बातें हैं। आपको मालूम हुआ ये घटना कि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, धन्यवाद। ऋतुराज जी के पास ही चलता हूँ। सर, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, दीजिए जवाब। सवाल आप समझ गए हैं? बैठ के कैमरा फ्रेम में। सभी को प्रणाम, आदाब। मेरा नाम ऋतुराज समदर्शी है। मैं यहाँ का एक बिहार का आम नागरिक हूँ और साथ साथ जनसुराज का एक संभावित प्रत्याशी भी हूँ। सबसे पहले तो प्रभात खबर को धन्यवाद कि मुझे भी बुलाया गया। क्या सवाल था सर आपका? सर, सवाल इनका है कि बिहार सरकार ने ऐलान किया था, मतलब जब चुनाव में, कि भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देंगे। अब तक इस क्षेत्र में कितने लोगों को मिला? और दूसरा कि जो सड़कें बनी हैं वन विभाग से कितनी परमिशन लेके बनी हैं? ठीक है, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे कि 2020 में प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे। ठीक है, ये तो सवाल उनसे जायज होगा जो ऑलरेडी हैं प्रतिनिधि यहाँ पे, और जो बना हुआ है उससे रिलेटेड आप सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। नया बनने की बात तो दूर, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो कितना चलने लायक है ये देखा जाए। बाराचट्टी बाज़ार में आप सबको पता होगा कि पूरा घुटना भर पानी है, अभी उसको डस्टिंग कर दिया गया है क्योंकि चुनाव का टाइम है। तो ये सवाल उनसे बेहतर पूछा जाए जो अभी ऑलरेडी हैं। चलिए सर, बहुत बेहतरीन अम्मा, आपने बहुत सही जवाब दे दिया। लेकिन अब हम चलते हैं जनप्रतिनिधियों के पास ही। रामविलास जी, जवाब दे दीजिए सर, कितने लोगों को जमीन मिली? सरकार का निर्देश है और उसके हिसाब से बाराचट्टी में भी ज़मीन मिली है। चूँकि अंचल अधिकारी बाराचट्टी के विधायक के नेतृत्व में कैंप लगा करके और यहाँ लगभग 46 लोगों को पर्चा दी है उस ज़मीन का, और हम लोग दबाव बनाए हैं कि और लोगों को दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे भूमि प्राप्त होते जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को देते जाएंगे। दूसरा जो सवाल है हमारे बढ़न भाई साहब का, महत्वपूर्ण सवाल है। पहले होता ये था कि जंगल पड़ गया, उसके तरफ जैसे रहती ज़मीन है वहाँ गांव है, जाने के लिए रोड नहीं, वन विभाग रोक देता था। लेकिन पहले से कोई नियम बना हुआ नहीं था। 2010-12 के आसपास विधानसभा में ये आवाज़ उठाया गया, और ये आवाज़ उठाने वाला जो अभी के वर्तमान विधायक थी, उस समय भी विधायक थी, कि भाई वहाँ लोग कैसे जाएगा, हवाई जहाज से तो नहीं जा सकता है, जब भी जाएगा तो ज़मीन से जाएगा। तो इसके बाद सिस्टम बना कि जितना वन भूमि है, जितना आप रोड में ले रहे हैं, उतना ज़मीन आप वन भूमि को बिहार सरकार की भूमि दीजिए और उसके बाद उस रोड को बनाया जाए। तो बहुत सारा रोड जो है से वन विभाग में बना है। हम तो ये कहना चाहेंगे बढ़न भाई साहब से कि कुछ सड़कें
जो हमारे समता देवी विधायक थी, उन्हीं की समय पारित हुआ था और काम भी लगा था, जिसको वन विभाग रोक दिया और कॉन्ट्रैक्टर लोगों पर FIR तक कर दिया। तो उस समय तो उन्हीं का विधायक थी यहाँ, तो इस पर प्रयास करना चाहिए। लेकिन जीतने के बाद ज्यों ही जैसे ये जानकारी हुआ, इस पर विधानसभा में फिर क्वेश्चन हुआ और फिर ये प्रक्रिया में है। वन भूमि जितना रोड है आपका जयगिर पंचायत में है, भालुआ पंचायत में है, बुमेर पंचायत में कुछ है, तो इसका जो है से वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। संभवतः बहुत जल्द जो है से वन विभाग को जमीन सौंप दिया जाएगा और जो रोड का काम अवरुद्ध है, हम समझते हैं कि उसमें काम होगा। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेश यादव हुआ। सवाल यही है कि जब जो वर्तमान विधायिका हैं वो कभी क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, हम लोग जैसा, तो उनके पास कभी जाते भी नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं। हमको मांग है कि क्षेत्र में कम से कम एक कार्यालय होना चाहिए, जो सप्ताह में एक आध दिन गरीबों का समस्या को सुना जाए और उनको निदान किया जाए। बिल्कुल, मैं इस सवाल को जो प्रतिनिधि से लूंगा। रामविलास जी, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते, लेकिन यहाँ के विधायक यहाँ लोगों को अवेलेबल नहीं है। नहीं, वैसा बात उनका जो है न, वो दलगत भावना से प्रेरित होंगे, वो अलग बात है। क्षेत्र में विधायिका घूमती हैं और क्षेत्र में ही रहती हैं। अब सवाल है कि वो आज तक नहीं मिले, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि उनके पास कोई काम ही नहीं है और कोई काम लेकर के वो गए ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे? भाई, जिससे मिलना है हमेशा जैसे आते रहती हैं, ये आरोप गलत है। वो क्षेत्र में ही रहती हैं। किनसे सवाल है आपका? मेरा सारे नेता जो ज्योतिमान जी है, अभी फिलहाल थी ज्योतिमान जी और समता देवी RJD की, उनसे सवाल है कि शर्मा बाजार में नदी में जो पुल गिरा है वो आज तक क्यों नहीं बना, और शर्मा रोड आज तक क्यों नहीं बना? टेंडर पास हो गया पर बन नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, हमने सवाल जवाब बेलरिया पुल टूटा हुआ है, क्यों काम क्यों नहीं हो रहा है? किस लिए बन रहे हैं आप लोग जनप्रतिनिधि? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं सारे जनप्रतिनिधियों से लेना चाहूंगा। और सबसे पहले, नहीं रुकिए, सारे सवाल का जवाब आप ही नहीं देंगे सर, और भी जनप्रतिनिधि। अजय जी, जवाब दीजिए इसका, क्योंकि सहयोगी हैं आप। क्यों नहीं बन रहा है पुल? मंत्रालय आप ही के पास है। सड़क का जहाँ तक सवाल है तो इसके पहले हम बता चुके हैं कि सड़क तो काम शुरू हुआ था और बाद में जो है चौड़ी हुआ कि सड़क को चौड़ीकरण किया जाए और भारी वाहन इस पर चलने में दिक्कत होगा, तो चौड़ीकरण के लिए और नाली के लिए गया है एस्टीमेट रिवीजिंग में। और जहाँ तक टूटा हुआ पुल का सवाल है, तो टूटा हुआ पुल कई बार उठाया गया है इस विषय को, और वहाँ के लोगों को आने जाने में कठिनाई है, ये बात सही है और उसको बिल्कुल बनना चाहिए। ये बात आगे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में ये बात दिया जाएगा और उसको बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मौसम जो है वो लगातार बिगड़ रहा है, इसलिए मैं अब सारे जनप्रतिनिधियों के पास जा रहा हूँ। रुक जाइए सर, रुक जाइए। बता देना चाहते हैं, बेलहरिया पुल के बारे में जो बताया गया है, जो छूटा हुआ है, उसके जगह पर नया पुल पास हो गया है, टेंडर हो गया है। शीतल यादव जी का वो टेंडर हुआ है, अब इसमें जो है से काम लगने वाला है। बहुत धन्यवाद सर। अब का ये जो मौसम है वो भी हमें धोखा दे रहा है, तो मैं ऋतुराज जी आपके पास आता हूँ, क्योंकि आपके पास सबसे कम वक्त हम दिए हैं। मैं अब सीधा सवाल पूछता हूँ। प्रभात खबर का सवाल है कि अगर आप जीतते हैं, आपकी पार्टी को यहाँ से प्रतिनिधि करने का मौका मिलता है, तो वो 5 काम जो आप यहाँ पे प्रमुखता से कराएंगे। सर, 1 मिनट का वक्त है आपको, जल्दी से जवाब दीजिए। पहले तो रोड से संबंधित बोल दूं कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं वो सम्मानित 5 साल से या उससे ज़्यादा बार रह चुके हैं। अब यहाँ पे जो सच्चाई है, आम आदमी यही जानता है कि रोड बना है या तो नहीं बना है। कैसे नहीं बना है, क्यों नहीं बना, उससे आम आदमी को मतलब नहीं है। रोड नहीं बना है तो नहीं बना है। अब आप इसमें फेलुअर हैं कि क्या हैं, किस वजह से हैं, वन विभाग या और किसी कारणों से, तो ये बहाना ना बनाया जाए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 0 है। बुरे बाराचट्टी में कहीं भी डबल लेन सड़क नहीं है। जनसुर आ जाएगा तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिना बोले वो ठीक किया जाएगा। ये किसी भी जनप्रतिनिधि का बेसिक ड्यूटी है कि उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा जो मांग होता है जनता का वो अलग से पूरा किया जाए, लेकिन रोड तो बेसिक नीड है और वही यहाँ नहीं है, तो उस पर ध्यान देगा, बिल्कुल जनसुर आ जाएगा, तो ये तो होगा ही। जी और कुछ पूछ रहे थे आप? सर, वो 5 काम गिना दीजिए जो आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो यहाँ पे करेंगे।
जनसुराज आएगा तो जनसुराज 5 बातों को प्रमुखता से करेगा, जैसे कि लोगों का पलायन जो 15-20 हज़ार के लिए बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार में ही अपने ज़िले में ही स्वरोजगार यहाँ मिलेगा। जो लेडीज़ हैं जो भी जॉब करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, जैसे कि पोखरिया गांव में वहाँ पे लोग उसका काम करती हैं टोकरी बनाने का, उन सबों को जैसे उन तरह जो भी अपना दुकान चलाती हैं या कोई भी रोजगार पे हम काम करेंगे सर। 2 काम गिना दिया आपने, तीसरा काम। और जितने भी दिव्यांग हैं, PH हैं या फिर विधवा हैं, उनको 2000 प्रति माह दिया जाएगा। और सबसे बेसिक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, लोगों का, बच्चों का शिक्षा बिल्कुल प्राइवेट से भी बढ़िया किया जाएगा। सरकारी स्कूल का जो भी व्यवस्था है उसको ठीक किया जाएगा। और जब तक जो लोग बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं 15 साल तक, उनका प्राइवेट का खर्चा जनसुराज उठाएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन। और 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं एरिया में घूम रहा हूँ, बहुत लोग हैं कि 7वां 9वें के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनके तरफ से मैं खुद पर्सनली कोचिंग का व्यवस्था करूँगा, जो खान सर के माध्यम से या और किन्हीं के माध्यम से होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। हरेन जी, वो 5 काम जो अगर आपके यहाँ पे मौका मिलता है आपकी पार्टी को, तो आप प्रमुखता से करवाएंगे सर, 5 काम। ऐसे हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा है कि हम हर महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देंगे उनके सम्मान के लिए। और दूसरा, जो अभी सरकार ने 1100 किया सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना, उसको हम लोग 1500 उसको करेंगे। उसके अलावा जो बिजली 125 यूनिट जो अभी मिल रही है उसको हम लोग 200 करेंगे। इसके अलावा जो पलायन जो हो रहा है उसके लिए हम लोग हुनर देने के लिए यहाँ ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे जहाँ लोग तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके खुद रोजगार चला सके। अभी सरकार की ऐसी योजना है कि भाई आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवा के लाइए, हमें 94 लाख लोगों को मैं योजना से जोड़ूंगा। और यहाँ ब्लॉक में जाते हैं तो क्या है भाई, उनको 65,000 से नीचे बनना चाहिए आय प्रमाण पत्र। उनमें से घोषणा है कि नहीं 1,25,000 से नीचे बनना ही नहीं चाहिए, तो किसको मिलेगा बताइए। अब वहाँ है कि 65 से नीचे बनना चाहिए जो आय उसको मिलेगा, और वहीं से घोषणा है कि 125 से नीचे आय प्रमाण पत्र बनना ही नहीं चाहिए। तो ये तो सिर्फ घोषणा मात्र है। तो हम ये 4 हो गया, और फिर हम लोग शिक्षा में सुधार करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल लीजिए। माइक मत पकड़िए, वो पकड़ी हुई है। अभी जो सरकार का योजना चला जा रहा है, यहाँ पे दोनों डबल इंजन कर सरकार में है, तो जमीन का सर्वे कराया जा रहा है, महाअभियान चलाया जा रहा है। उसमें हम जानना चाहते हैं कि जो लोग को फार्म लिया जा रहा है जमीन संबंधी, जमाबंदी संबंधी, कितना लोगों को गलत है, कितना लोगों को सुधार हुआ या नहीं सुधार हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई इनका सरकार में सुधार हुआ। ठीक है, ये हमको कौन दिखाएगा, क्यों जनता लोग को जानेगा कि भाई फॉर्मेट लिया इसका सुधार हुआ। और CO सुनने के लिए तैयार नहीं है, कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, गरीब किसान दौड़ रहा है। समझ गए और सर, सवाल समझ गए हम। सुधार के लिए उसको प्रमाण चाहिए ना। इन लोग बोलते हैं सरकार में कि हमारा काम हो रहा है, सवाल समझिए, हमारा काम हो रहा है। सुनिए ना, मेरा आपका सवाल पूरी तरीके से समझा गया है, अब जवाब का इंतजार कीजिए। हम बिल्कुल सवाल समझ गए। अजय जी, जवाब दीजिए इसका। भू राजस्व विभाग आप ही के पास से। महाअभियान की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है और बड़े पैमाने पर इस पर काम चल रहा है। और ये काम ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव है, और अभी जो है से सभी लोगों को महाअभियान के तहत जो खाता खेसरा है, अभी सभी को पर्ची बांटा गया है। और इसलिए दिया गया है कि आप अपना चेक कर लें कि खाता खेसरा ठीक है कि नहीं, और अगर उसमें कोई गलती है, कोई सुधार की गुंजाइश है, तो पदाधिकारी को बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। इसलिए महाअभियान चलाए, सुधार के लिए ही महाअभियान चलाया गया है। बिहार में जमीन का सुधार हो, इसलिए ये अभियान है और इसको सुधार किया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा का सवाल लीजिए। क्या नाम है आपका और किन से सवाल है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मेहता, पूर्व मुखिया है, और मैं यहाँ JP सेनानी का अध्यक्ष हूँ भारत चट्टी का। हमारा सवाल है, हम तो NDA का आदमी हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल आप लोग देखिए बिजली विभाग में कल हम जाके पूछा, जिस किसान को बिल आता था 1 HP का मोटर चलता है उसको 100 रुपया
125 रुपया, अभी 600 रुपया महीना आया हुआ है सारा किसान को। हम पूछा जाके पावर हाउस में तो बोला कि तो पूरा बिहारे हो गया है। तो हम एनडीए का आदमी होकर के कहते हैं कि बताइए 100 रुपया माफ़ किए हैं उन्हें घर वाला बिल में, अब इन्हें 600 रुपया ले रहे हैं कृषि वाला बिल में। इस बात को सारा समस्या उठाइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल हम इस सवाल का जवाब लेते हैं। महेंद्र जी सुनिए, जवाब दीजिए। बोलने दीजिए हमको, और नहीं तो बोलवाइए खूब सबसे, हम चुप रहते हैं। नहीं बाबा, हम आपका सवाल समझ गए, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब शिक्षा स्कूल के विद्यालय की बात करते हैं आप लोग, तो जितना मास्टर है भेड़ी से ज़्यादा गणेरी है इसमें, कोई भी विद्यालय में। अभी बहुत सब विद्यालय में हम देख रहे हैं कि टीचर है 20 गो और बच्चा है 30 गो। तो काहे है, इस पर लागू करना चाहिए सरकार को कि जो विद्यालय में शिक्षक है उसका बच्चा को पढ़ना चाहिए, विद्यालय में पढ़ावे, शिक्षा सुधार हो जाएगा। और नहीं, हमारा महापुरुष कहा था डॉक्टर लोहिया, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबका शिक्षा एक समान। इस पर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब बाबा, आपने जो सवाल पूछा वो दोनों मंत्रालय जेडीयू के कोटे में ही है, ऊर्जा और शिक्षा, दोनों का जवाब दीजिए आप कि इधर से 100 रुपया माफ करके उधर से 600 रुपया ले रहे हैं। देखिए, जो अभी सूचना मिला है कि 600 रुपया मोटर का किया गया है, ऐसा जो पहले प्रावधान था कि 60 रुपया ही लगेगा एक मोटर को, जो 2 HP तक का होगा। लेकिन अगर ऐसा सूचना मिला है तो हम अपने मंत्रालय को या अपने माननीय विधायिका को कहेंगे कि इसके पर आप वहाँ वक्तव्य को रखिए, ऐसा क्या हो रहा है। अगर यह गलत है तो आप SDO से पूछिए, बिल विभाग का जो सुझाव है आप उनसे पूछिए, यार हम लोग पूछेंगे। ऐसा अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम भी इसका विरोध करते हैं। चलिए सर, एक बात रही शिक्षा में, तो आप अगर पेपर में आप पढ़ते हो तो देखे हैं कि जो TR 4 का बहाली होने वाला है, सभी विद्यालय से सूची, शिक्षकों की सूची और विद्यार्थियों की सूची मांगा गया है, और बहुत से शिक्षकों को रिटर्न करके जहाँ शिक्षक कमी है वहाँ भेजा जा रहा है। धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। और अब मैं शैलेश जी के आपके पास भी आता हूँ सर, क्योंकि बहुत देर से आपने सवालों का जवाब नहीं दिया है। एनडीए के सहयोगी हैं आप, क्या कहेंगे इन मुद्दों पे? एनडीए के साथी नहीं, सहयोगी नहीं सवाल उठाया है। किन मुद्दे की बात कर रहे हैं? लगता है आप मुद्दे सुने नहीं, कोई बात नहीं। उनका कहना है कि 125 यूनिट तो फ्री कर दिया, लेकिन जो किसान है बोरिंग वाला है उसमें पैसा बढ़ा दिया बिजली का। अब उनका ये मीटर अगर पॉइंट हो और मीटर में यूनिट कितना उठ रहा है, ऐसा अगर फिक्स है कि एक किसान अपने बोरवेल्स को, अपने कृषि को पटाने में चाहे 1000 यूनिट खर्च करे, चाहे 10,000 यूनिट खर्च करे या 10 यूनिट खर्च करे, उन्हें 60 रुपया ही भरपाई करना होगा, तब एक अलग की बात है। अगर वहाँ मीटर प्लांट किया गया है और मीटर का यूनिट उतना उठ रहा है और उसके बिहाफ में अगर बिल ज़्यादा या कम आ रहा है तो अलग की बात है। अगर फ्री यूनिट है, अगर उस पर बिजली का बिल बढ़ गया, देय राशि बढ़ गई है, तो उस पर विचारणीय है, सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। और हम लोगों के दृष्टि में ये बात आई है, हम लोगों के सुनने में ये बात आई है, तो अपने जो भी मेरा संसाधन है उसके हिसाब से सरकार तक इन बातों को पहुंचाई जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल लीजिए प्रेरणा। क्या नाम है आपका और किन से सवाल है? मेरा नाम शिवनाथ पासवान है। मेरा सवाल है कि बाराचट्टी विधानसभा अनुसूचित जाति का है और बाराचट्टी के विधायक का प्रतिनिधित्व विधायक अनुसूचित जाति के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति बिल्कुल गरीब तत्व के लोग हैं, पिछड़ा इलाका है। अभी कुछ ही दिन पेपर में निकला हुआ था कि डांग और सखवा से अनुसूचित जाति के महिला को ट्रैक्टर पर खटिया पर लाद के लाया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप क्षेत्र अनुसूचित जाति है, आप अनुसूचित जाति हैं, तो आपने चाहे तो पूर्व विधायिका हो चाहे वर्तमान विधायिका हो, आप ये बताएं कि अनुसूचित जाति के लिए आपने विशेष रूप से शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर आप विशेष क्या ध्यान देते हैं, उसको मैं जानना। ठीक है, हम इससे जवाब रामविलास जी आप ही से देते हैं, क्योंकि आप विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक आपके अनुसूचित जाति से आती हैं। उनका सीधा सवाल है, क्या किया आपने जाति के लिए? हाँ, उनका जो सवाल है वो पहले जवाब मिल चुका है। चूँकि वो वन विभाग क्षेत्र में आता है
और सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रोड का बहुत नितांत आवश्यकता है और रोड के लिए बराबर अनुशंसा भी हो रहा है। लेकिन जो वन विभाग वाला जो मामला है उसके चलते जो उधर रोड पास किया हुआ है, आधा बना है आधा बाकी है, इसी कारण से नहीं हो पा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कि ये क्षेत्र अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति आप विधायक हैं, अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने क्या किया? मेरा वो सवाल है। क्या विधायक से अलग कोई व्यवस्था है? नहीं देखिए आप अमीर आदमी हैं, आपका बेटा नहीं देखिए आपस में बोलिए आप सुनिए ना, अनुसूचित जाति का बेटा आप सुनिए ना। ये जानना चाहते हैं कि आपने अनुसूचित जाति के लिए खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य क्या किया? देखिए, प्रश्नकर्ता सम्मानित शिक्षक हैं और ये अनुसूचित जाति से भी आते हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जा रहा है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ और ये भी कहें कि जितने लोग बैठे हैं इसमें अधिकांश लोग के बाल बच्चे शिक्षक हैं। इसके पहले कितने लोग शिक्षक होते थे और कितने लोग स्कूल जाते थे, शिक्षक बने हैं। शिक्षा में खुद मिडिल स्कूल से हेडमास्टर रहे। आज सभी विद्यालय में 2 मंजिला जो है से भवन का निर्माण कराया गया। महोदय, स्वास्थ्य में अभी आप जाकर के देखें, वहाँ डॉक्टर भी है, दवा भी मिलेगा, एम्बुलेंस की सुविधा है और वो एम्बुलेंस गांव-गांव तक जाती है। ये सुविधा पहले नहीं था, आज है और लोगों को मिल रही है। बिल्कुल। इसके पहले बिजली की समस्या के बात उठाया जा रहा था। किसान का माननीय एक हमारे गार्जियन उठाए थे। संजोग से और सौभाग्य से हम लोग ऐसे जगह बैठे हैं जहां पर सब ग्रिड बगल में है और इसका विस्तारीकरण किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार हुआ है कि ग्रिड में किसानों के लिए अलग से ग्रिड का निर्माण किया गया है जिससे किसानों को बिजली दिया जाता है। तो ये बहुत बतलुका पंचायत में यहाँ सुदूर ग्रामीण इलाके में 10 किलोमीटर दूर वहाँ भी ग्रिड बनाया गया है। कुमेर में ग्रिड बनाया गया है और उसको किसानों का उसका लाभ मिल रहा है। तो ये बहुत धन्यवाद जी। ऋतुराज जी कुछ कहना चाहते हैं? ऋतुराज जी, रामराज जी रुक जाइए। ऋतुराज थोड़ा सा उनका एक मिनट। हाँ, एक मिनट सर। अरे देखिए, ऐसे मत करिए। मैंने पहले ही बोला था कि मंच आपका है। देखिए सवाल आप सर देखिए, ऐसा मत करिए, बैठिए। देखिए सर, बैठ जाइए, शांति रखिए भाई, शांति रखिए। अनुसूचित जाति विकास किसी जाति का नहीं, एक मिनट सर, विकास किसी जाति से नहीं होगा सर। नहीं, किसी जाति का मोहताज नहीं है विकास सर। अनुसूचित जाति एक वर्ग है, उनका सवाल ठीक है। अनुसूचित जाति एक जाति नहीं है, अनुसूचित जाति एक वर्ग है जो समाज में सबसे पिछड़े और दलित स्तर पर है। तो उसके लिए सरकार की पूरी व्यवस्था है और उस व्यवस्था में शिक्षा के लिए कस्तूरबा विद्यालय है, आपका मनफर जो है अनुसूचित, सुनिए ना, मास्टर साहब सुनिए। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जाति के लिए एक मिनट रुक जाइए रामराज जी रुक जाइए ना। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, नहीं कहने के लिए तैयार हैं। एक भाई साहब ने बोला कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा का नाच, सच में आप लोग वही कर रहे हैं। पूछा जा रहा है, जवाब आप दे रहे हैं। भाई साहब, अगर आपको चिल्लाना है तो आप जाइए, चिल्लाइए। आइए यहाँ पे। कैसे? नहीं, आप आइए आप मेरे साथ आइए। अलग से है, बोल लीजिए। अनुसूचित जाति के अगर कोई सताता है तो उसको मुआवजा मिलता है, बोलते हैं। अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसको नौकरी मिलता है। रुक जाइए, बोलिए क्या बोल रहे थे? इस सरकार में जमीनी काम कुछ नहीं होता, तो ये जितना काम होता है कागजी होता है। हर जगह करप्शन है। जितना जो प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं सब आश्वासन देते हैं और जमीनी काम एक भी नहीं करते हैं। हम लोग सब जगह मिलते हैं। अभी हमको एक जवाब दिया कि आप मिलने नहीं गए। हम कई बार गए, बोध गए, इधर गए, लेकिन हम लोग के पहचानते कहाँ है विधायक? काम क्या था नहीं पहचानते हैं।
चलिए ठीक है, हम जवाब लेते हैं। ठीक है, मैं इंडिया के सारे नेताओं से जवाब मांगता हूँ। चलिए चंचल जी, आप ही बताइए। सुशील जी नहीं लेते हैं, विधायक जी पहचानते नहीं, जनप्रतिनिधि जो है सत्ता पक्ष वाले पहचानते नहीं। सर उसमें एक और मैं आपके पास आऊंगा, सवाल ऐड कर लीजिए। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, पहले जवाब देने दीजिए, चारों लोग को दे लेने दीजिए। इनका दबाव बहुत काम किया, उनका सामने वाला जनता बोली नहीं किया। बताइए। उनका कहना ये है कि इस सरकार में सारा काम कागज पे हो रही है, जमीन पे कोई भी काम नहीं हो रही है। 2005 के पूर्व छोड़िए ना सर, 2020 से बात करिए। तो 2020 का चुनाव, 2005 का चुनाव नहीं है। मान्यवर महोदय, आप इस बात को देखें कि स्कूल में भी रोड बना हुआ है। आप रोड से आए हैं स्कूल में, आप इस ग्राउंड तक एक पक्की सड़क से आए हैं। NH का विस्तार हुआ है, SH का विस्तार हुआ है, क्षेत्रीय रोड का भी विस्तार हुआ है। कहाँ पे रोड का विकास नहीं हुआ? अगर बिहार में विकास नहीं हुआ है तो ये बात आपसे भी छुपी हुई नहीं होगी महोदय। आप भी तो इसी बिहार से ही हैं, इसीलिए बिहार विकास के ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। और आलोचना करना, ये निंदा करना कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, तो ये सराहनीय नहीं है। कागज पे ही काम नहीं हुआ है। मैं आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा खुद आपसे एक सवाल है। आज पूरे दिन हम लोग बाराचट्टी में घूम रहे थे और मैं ज़मीनी हकीकत आपको बताना चाहती हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र की सड़कें हैं जिसमें सड़कों पर ज़मीन से ज़्यादा गड्ढे थे। तो आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, तो कहाँ हुआ है विकास? आप जवाब दीजिए। नाम बताया। अब देखिए सर, हम तो इस शहर के लिए अजनबी हैं, हम इस शहर के लिए अजनबी हैं, लेकिन जब हम चल रहे थे, मैं बता देता, पूरे बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में घूम के आए हैं और हर जगह सड़कों पर गड्ढे मिले हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझसे सवाल है, मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आप नहीं दीजिएगा, मैं लूंगा। देखिए, दीजिए इनको, दीजिए। मोहनपुर रोड था सर वो। अरे सुशील जी, हो गया, जवाब दे दिया आपने। सच को सच नहीं कहेगा तो झूठ कह देगा। रुकिए एक मिनट, क्या बोलिएगा? देखिए, कहने का तथ्य ये बिल्कुल सत्य है। अभी आपके बहुत काम हो गया। ये कहने का बिल्कुल सत्य तथ्य है। ठेकेदार यहाँ जो भी होते हैं, देखिए 2-3 सवालों का मैं एक साथ जवाब दे देता हूँ आपको, क्योंकि ठेकेदार या जो भी हैं वो बाहुबली लोग, क्योंकि क्षेत्र में ना कोई भूमिहीन था, ना भूमिहीन है, ना भूमिहीन था, ना भूमिहीन है, ना भूमिहीन रहेगा। लॉजिक क्या है आपके सवाल में? कोई लॉजिक नहीं है, जवाब में कोई लॉजिक नहीं है। सवाल का एक साथ जवाब दे रहा हूं। मैंने सड़क की बात की है आपसे, मैंने सड़क की बात की है आपसे। सड़क निर्माण आप कौन कर रहा है? सड़क निर्माण हो रही है। सुशील जी, आप जवाब नहीं दे पा रहे सवाल का। अब पास कर दीजिए एनडीए के सहयोगी जदयू के, आप जदयू के सहयोगी दीजिए सर, दीजिए जवाब इसका। देखिए, अभी मैडम बोल रही है कि यहाँ रोड नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के बाराचट्टी के लोगों के आंख देखने का जो है वो दूसरा दृष्टि है। यहाँ आपका बिजली नहीं मिलती थी, बिजली 24 घंटा मिलता है। सर, सड़क पे बात कीजिए ना, आप बिजली पे क्यों आ रहे हैं? आप सड़क पे बात कीजिए, आप बिजली पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ जो बोले कि आपने बोला कि मोहनपुर रोड से मैंने गुजर रहा था, आप नहीं देखे हों गड्ढा। गड्ढा का मतलब आपका जो पहला रोड था ये 11 फीट चौड़ा वाला रोड था, और उसके बगल में बालू का जो कार्यक्रम चल रहा है जिसके चलते गड्ढा हो गया है। ऐसा रोड नहीं खराब हुआ है, रोड बगल का साइड गड्ढा हुआ है। महेंद्र जी, बगल में पास कर दीजिए माइक। दूसरे बात बोले कि यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ जो भी चीज है साक्षात है। अब देखने महेंद्र जी, रामराज जी, उनका जो है सवाल हो सकता है, हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बाराचट्टी से मोहनपुर अभी सड़क बनी है, वो ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है और वो 12 फीट चौड़ा है। उसका जो टेक्निकल वाहन क्षमता है 9 टन है, लेकिन उसमें अभी 55 टन की गाड़ी चलती है। तो आप ही पूछिए, जिसके चलते पहले सुनिए, जिसके चलते वो जब 2 गाड़ी आती जाती है तो टायर नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा उतना वाहन वाला तो रोड खराब होगा, और उस वाहन को हम लोग जो है से पथ निर्माण को स्थानांतरित करने के लिए पहले से प्रयास हुआ और वो पारित हो गया है। अब वो टेंडर में जाएगा। अब वहाँ 5 मीटर चौड़ा
रोड बनेगा और वो समस्या समाप्त होगा। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे मैडम कि बहुत सारी सड़कें यहाँ बनी हुई थी जो जिसका 5 साल पिछले 22-23 में ही पूरा हुआ है, और अभी जिस मोहनपुर की बात कर रहे हैं उस मोहनपुर में 150 किलोमीटर रोड का टेंडर हुआ है एमआर का, जिसमें एक लॉट में 18 रोड है, एक में 6 है, एक में 8 है, और तीनों लॉट से मिला करके लगभग 150 किलोमीटर है, जिसका काम शुरू हुआ था लेकिन बरसात के चलते कुछ अवरुद्ध हुआ है, फिर भी कुछ काम बहुत धन्यवाद रामविलास जी हो रहा। सिर्फ मोहनपुर में 12 चट्टी में भी एक लॉट 19 रोड का है, वो लगभग जैसे 40-41 किलोमीटर का रोड है, 19 रोड मिला करके जिसमें काम लगा हुआ है। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आगे बढ़ाते हैं माइक को। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल है इसका। हाँ, क्या सवाल है? हम इस अभी प्रतिनिधि लोग से ये मैं सवाल करना चाहता था। 2 दिन पहले मेरा गांव का एक किसान गरीब आदमी 2 महीना पूर्व कलेक्शन करवाए थे मोटर का। जब बिल आया उनके पास तो नहीं चलाया, आए पावर ग्रिड में, बोले भैया जो बिल आया मैं बिल दे देता हूँ, मेरा मोटर कनेक्शन बंद कर दिया जाए। वो बोले सवाल डाले पावर ग्रिड में कि बंद होगा इसी शर्त पर 1 साल के बाद, यदि आज बंद करना चाहते हो तो 25 रुपये लाइए, मैं बंद कर दूंगा। आपकी सरकार में गरीब परेशान बिना बिना मोटर चलाए बिल आ जाता है, दीजिए जवाब अजय जी। देखिए, जहाँ तक बिल का सवाल है, ये सरकार तो बिल फ्री कर दी है। 125 यूनिट हर लोगों को मुफ्त बिजली देने की सरकार का निर्णय है। इनका बिल सुनिए, इनका बिल सर मैं पूछता चौबे जी तो आप कहते हैं 26 जी, ये पूछ रहे हैं कि बिना चलाए बिल आया। अरे उसी का जवाब दे रहे हैं। हमारा घर का बिल 20,000 रुपया है, हमारे घर का बिल 20,000 रुपया है, आज का नहीं पूर्व का है। उसी तरह से अगर मोटर चलाए होंगे तभी बिल आया होगा। आज तो बिजली बिल जो है फ्री हुआ है, अब उनको नहीं देना पड़ेगा। 125 सीसी के बाद जो चलाएंगे उसका बिल लगेगा, उसका पूर्व का बिल होगा तो पूर्व चलिए देना पड़ेगा। जी कुछ कहना चाहते थे, कहिए सर। मैं यही कहना चाह रहा था, जहाँ सड़कों की बात के बारे में बहुत सिफारिश इन्होंने की है कि सब जगह की सड़कें ठीक है। प्रखंड मुख्यालय 12 चट्टी में है, आप सबने देखा होगा, जहाँ से सारी विकास की योजनाएं बनती हैं और लागू भी होती है। लेकिन प्रखंड से सटे सड़कों की दुर्दशा शायद आप सबने देखी होगी, आपकी टीम यदि गुजरी होगी तो आपने बाजार में देखा होगा। यदि बरसात होते रहता होगा तो आपको वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल होता। यहाँ तक सड़क बनाने का गुणगान हो रहा है सत्ताधारियों द्वारा, हम लोग भुगत रहे हैं कि रोज पैजामा रोज बदलना पड़ता है हम लोगों को। तो अस्पताल के बारे में इन्होंने कहा कि सभी सुविधाएं उपलब्ध है। 12 चट्टी अस्पताल में रेफर करने के अलावा कोई सुविधा नहीं है। ऋतुराज जी कुछ कहना चाहते हैं? सर वो डांग वाला जो घटना था 7 सितंबर का है, उसी दिन पेपर में ऐड आया था सीतामढ़ी में मंदिर का भी उसका उद्घाटन का पेपर में ऐड आया हुआ था। सर ने कहा कि हर गांव में एम्बुलेंस पहुंचता है। क्या डांग गांव में उस दिन एम्बुलेंस पहुंचा था? नहीं पहुंचने के कारण ही उनको ट्रैक्टर में लाद के ले जाया गया। जी, खटिया पे। अमगोला में जाता है, चौवारी में जाता है, क्या टिल्ले टाट तक रोड पहुंचा है? बस मैं यही ऐड करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का इसमें कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन अभी मैं बस एक मिनट का आप दोनों से वो सवाल पहले ही पूछ चुका हूँ। अब बस आप 5 जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आपकी पार्टी को विनोद जी मौका मिलता है इस बार इस सीट पे, पहले भी आपके प्रतिनिधि रहे, इस बार भी अगर मौका मिलता है तो वो 5 काम जो आप प्राथमिकता से कराएंगे, विनोद जी। जी बताइए सर। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाएं। नहीं सर, आप आउट ऑफ उसमें बॉक्स जा रहे हैं। आप जो 5 काम कराएंगे, ऐसा है कि देखिए, अगर हमारे पार्टी अगर सरकार बनाती है तो विशेष रूप से पलायन रोका जाएगा। पलायन रोका जाएगा, बिजली 200 यूनिट फ्री किया जाएगा, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी यानी 1500 रुपया किया जाएगा, और माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। आगे 3 काम हो गया सर, 2 काम और करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं, अब मतलब हम समझ गए। अच्छा जी,
वो 5 काम एनडीए की सीटें मान लीजिए फिर से एनडीए आती है तो आप प्राथमिकता से इस क्षेत्र के लिए कराएंगे 5 काम। एनडीए का न्याय के साथ विकास होगा, 12 चट्टी में टेक्निकल विद्यालय की स्थापना होगा, 2 डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, 3 जल संचय के लिए और पटवन किसान के सुविधा पटवन के लिए एक बड़ा सा जो घोडुबा बांध है जिस पर प्रस्तावित योजना है उसको वहां पर बना करके और जल संचय करके किसानों को पटवन के लिए दिया जाएगा। स्वास्थ्य के सुविधा को सुधार किया जाएगा और रोजगार के लिए रोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाया जाएगा जो और भी बेहतर सुविधा हो और भी रोजगार उपलब्ध हो। बहुत धन्यवाद सर। रामविलास जी, मौजूदा विधायक जी को फिर से मौका मिले तो वो 5 काम जो आप कराएंगे प्राथमिकता से, ये कैमरा आपको कैद कर रहा है और लोग भी कैद कर रहे हैं आपको। सबसे पहले कि जो पथ आज तक कोई 10 घर 15 घर 50 घर के कुछ पथ छूटे हुए हैं, जहां आज तक पहुंच पथ नहीं बना है, उसको प्राथमिकता से उस पथ को बनाया जाएगा। बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण इस कार्य में हुआ है, शेष बचे हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। डिग्री कॉलेज का यहाँ ज़रूरत है, डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज की स्थापना होगी। जो यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है उससे यहाँ के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। चलिए सर, 5 काम आपने गिना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेंद्र जी, वो 5 काम जो आप प्राथमिकता से करवाएंगे। सबसे पहले जो तिलेटार में विद्यालय नहीं है, मैं चाहूँगा कि वहाँ यूनिट सेक्शन करवा करके वहाँ विद्यालय हो, एक काम। दूसरा काम, जो आपको डोभी प्रखंड में कॉरिडोर जो बन रहा है वहाँ से जो 12 चट्टी के कुछ जनता जो पलायन करते हैं उसमें काम मिले। तीसरा काम है कि जो शिक्षा में जहाँ तहाँ कमी महसूस किया जा रहा है उस काम को लागू करेंगे। चौथा काम हुआ का अभी बहुत सा बिजली ट्रांसमिशन और बनाना है, जैसे लथुआ में बिजली ट्रांसमिशन बनेगा और कहीं दूरी पड़ता है तो वहाँ जो अभी आपको बिशुनपुर में पावर ग्रिड बना हुआ है उससे जोड़ाने का काम करेंगे। और बिजली में जो अभी चल रहा है गलतियाँ, हम लोग चाहेंगे कि अभी विधायिका से कह करके उसमें सुधार कराने का काम करें, लेकिन उन्होंने आवेदन लोग दें, जमा करें कि हमारा बिजली का बिल इतना बढ़ गया है। बहुत धन्यवाद सर। हाँ। सुशील जी, वो 5 काम जो आप कराएंगे प्राथमिकता से। देखिए, अगर हमें मौका मिले, सबसे पहले प्रखंड स्तरीय एक विधायक के तरफ से एक केंद्र बना दिया जाएगा जो समय से खुलेगा, निर्धारित समय से, और निर्धारित समय से बंद होगा। वहाँ लोगों की समस्या को देखा जाएगा। ये पहला प्राथमिकता होगा जिससे जो भी जनमानस हमारे क्षेत्र में है, जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, उनको अपने किसी भी बातों को कहने या विधायक तक पहुंचाने में कोई असुविधा ना हो। ये पहली प्राथमिकता होगी हमारी। वंचित क्षेत्र जहाँ पे अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और दुर्भाग्यवश कहिए या अर्थ के वश में कहिए, वहाँ सड़क का निर्माण किया जाएगा। वंचितों को जो शिक्षा मुहैया नहीं करते हैं उसके लिए एक टीम की गठन की जाएगी और क्षेत्र भ्रमण करके हर जगह पर ये पता किया जाएगा कि किनके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आखिर उनके पीछे क्या कमियां हैं। चौथा काम कि अगर भूमिहीन लोग हैं तो उनकी ये अवलोकन की जाएगी, या शोषित लोग हैं जिनसे भूमि छीन ली गई है और उसके बाद भूमिहीन बनाया गया है तो उसका भी अवलोकन किया जाएगा। और विकास की बात है तो कोई भी रहेंगे तो विकास तो होना ही होना है। अगर मेरा 4 काम हुआ है तो मैं 5वां काम भी गिना दूं। नहीं सर, आपने सारे काम गिना दिए हैं। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक समस्या हमारी है, सुन लीजिए आप। नहीं सुनिए, आप लोग को हमने पूरा मौका दिया, आप लोगों ने कई दफ़ा वक्त बर्बाद किया, कई दफ़ा हमने पहले ही कहा था ये कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले कि हम सिर्फ कम्युनिकेटर हैं, ये मंच आपका है। लेकिन आप लोगों को जैसा लगा आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन एक समस्या हमारी है, वो भी सुन लीजिए। और समस्या ये है कि पूरे बिहार में
वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। वोट डालने का वक्त आता है, लोग घर भाग जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, छुट्टी में आने लगते हैं। तो वोटिंग जो होता है बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, इसलिए सरकारें जो होती हैं वो आप लोगों को छुट्टी देती हैं कि अपना काम छोड़िए, एक दिन वोट करिए। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रभात खबर आप लोगों से लोकतंत्र रक्षा शपथ दिलाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। महज 10 सेकंड लगेंगे आप लोगों के। आप लोगों ने जैसा इतना वक्त है, महज 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।